बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिससे कि क्वेश्चन आना ही आना है, जो कि आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हो। आज हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। पूरा का पूरा वीडियो आप देखोगे। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया ना, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे, और अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। मैं टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमसे बात कह रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 1 ओम रेसिस्टेंस कैन बी कंबाइंड। कि आपको ना तीन, भाई साहब आपको दे दिया गया है रेसिस्टेंस, जैसे 1 2 और ये तीनों को आप किस तरह से लगा सकते हो, कितने तरीके से आप इन्हें जोड़ सकते हो, ये आपको बताना है। तो अगर आप चाहते हो ना, तो आप वीडियो को पहले आप रोक दो, फिर आप खुद ट्राई करो। अगर खुद ट्राई नहीं कर पाते हो, फिर बाद में आप जो है, अगर आप सॉल्व कर लेते हो, उसका आप आंसर देख लो कि क्या करेक्ट है। आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना आप चाहो तो मैं फटाफट बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तीन जो हमें रेसिस्टेंस दिए हुए हैं, तो हम एक क्या कर सकते हैं, हम तीनों के तीनों को हम लगा देंगे सीरीज के अंदर। कैसे? मैं भी जो है रेसिस्टेंस को दिखा रहा हूँ। ये रहा आपका 1, और ये रहा आपका 2, और ये रहा आपका 3। तो तीनों के तीनों रेसिस्टेंस को हमने एक तरीके से लगा दिया सीरीज में। दूसरा तरीका क्या है कि हम तीनों के तीनों को पैरेलल लगा सकते हैं। ठीक है, हमने पहले सीरीज में लगाया, अब हम उनको हमने किस में कर दिया, पैरेलल में कर दिया। तो आपके दो तरीके हो गए। थर्ड क्या है? थर्ड में हम कर सकते हैं ऐसा कि हमने 2 को तो लगा दिया सीरीज में, और 1 को हमने लगा दिया पैरेलल में। ठीक है, और इसके बाद आपका फोर्थ, मतलब इसमें आपका चौथा ही बनेगा। चौथा कैसे बनेगा? एक आप रेसिस्टेंस हमने ऐसे लगा दिया, दूसरा ऐसे लगा दिया, और इसके साथ हमने सीरीज में एक और रेसिस्टेंस को हमने लगा दिया। तो ये 4 तरीके हैं जिसके जरिए जो है आप इस तरह से 3 रेसिस्टेंस को आप लगा सकते हो। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 4, कि 4 ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम 3 रेसिस्टेंस को हम जो है अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 400 ओम रेसिस्टेंस इज मेड बाय एडिंग 400 ओम रेसिस्टेंस। मतलब आपको 400 ओम रेसिस्टेंस दिया हुआ है, उसको हमने जोड़ करके 400 ओम का रेसिस्टेंस बना दिया। मतलब हम क्या करेंगे कि 100 ओम के चारों को अगर हम सीरीज में लगा देते हैं, तो क्या होगा, आपका जो है यहाँ पर आपका 400 ओम आपका आ जाएगा। और उसका अंदर हमारा जो है टॉलरेंस दिया हुआ है 5%। देन द टॉलरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना, कि आप चाहे जितना भी आपका रेसिस्टेंस हो, अगर उनका जोड़ देते हो, अगर उनका शुरू में आप जितना टॉलरेंस रहता है, मान लो कि 5% टॉलरेंस है, तो फिर लास्ट में भी अगर आप सीरीज में लगाने के बाद भी टोटल टॉलरेंस जो होगा वो आपका सेम ही होने वाला है। तो आपका 5% भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि रेसिस्टेंस एन ईच ऑफ आर ओम। के आपके पास बहुत सारे रेसिस्टेंस जो है वो आपको दिए हुए हैं, और सभी का जो है रेसिस्टेंस है आर ओम दिया हुआ है, स्मॉल आर ओम। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स एन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। जब हमने उसे पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमें क्या मिला, आर बाई एन मिला, मतलब सॉरी आर ओम मिला। अगर हमने इसे क्या किया, अब इन सभी रेसिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं इन सीरीज में, द कॉम्बिनेशन वुड हैव रेसिस्टेंस। तो अब आपको क्या बताना है कि अब उसका कितना रेसिस्टेंस होगा जब हम उसे हम सीरीज में लगाएंगे। तो हम इसे फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि अगर बहुत सारे रेसिस्टेंस है, एन टाइप ऑफ रेसिस्टेंस है, अगर हम उसे पैरेलल में लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है कि पूरे के पूरे आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो स्मॉल आर बाई एन जो है वो आपका आ जाने वाला है। ठीक है, ये होता है पैरेलल के केस में, क्योंकि हमें आर ओम दिया हुआ है, स्मॉल आर ओम, तो हमने लिख दिया। और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर एन, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और जब हम इन सभी के सभी को सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू एन आर, ये होता है। और यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली है, स्मॉल आर की क्या है, कैपिटल आर इंटू एन। तो एन तो हमारा ये वाला ऐसे रह गया, इस आर की जगह हमने लिख दिया आर स्मॉल एन। तो अब हमारा यहाँ से क्या बन गया, एन स्क्वायर आर। ये कहाँ पर आपको गिवन है, ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मुझे पता है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद फोर्थ हमसे कह रहा है कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेसिस्टेंस। कि मतलब आपके पास 2 या उससे ज़्यादा रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप उसे सीरीज में कंबाइन कर रहे हो, तो आखिर क्या होगा जो भी नीचे गिवन है, क्या उसमें करंट जो है वो सेम होगा, या फिर वोल्टेज सेम होने वाला है, या फिर कुछ भी सेम नहीं होगा, या फिर दोनों करंट और वोल्टेज जो है वो आपके सेम होने वाले हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम रेसिस्टेंस को अगर हम सीरीज में लगाते हैं और एक हमारा किस में है, पैरेलल में, तो अगर आप सीरीज में लगाओगे रेसिस्टेंस तो उसके अंदर जो होता है आपका करंट जो होता है ना आई, वो आपका सेम होता है। और अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो इसके अंदर आपका वोल्टेज सेम होता है। तो इस केस में हम किस चीज़ में लगा रहे हैं, सीरीज में लगा रहे हैं। तो सीरीज में क्या है कि करंट सेम होता है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा आपका ए, कि करंट जो है वो पूरा का पूरा आपका सेम रहने वाला है। पांचवा है आपका, एक आपको यहाँ पर IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को देख के बताना है कि किस टाइप का ग्राफ है। तो जब इस टाइप का ग्राफ आपको मिलता है कि IV का ग्राफ जो है वो आपका कुछ इस तरह से बन रहा है, तो ये जो ग्राफ होता है वो एक होता है ओमिक कंडक्टर, एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर में इस टाइप का ग्राफ जो है हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल बी, दैट इज नॉन ओमिक आपका कंडक्टर जो है यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारे पास यहाँ दो चीज़ गिवन है, क्या क्या चीज़ है कि मेटल और सेमीकंडक्टर। हर एक में देखोगे कि मेटल और सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, बोथ मेटल और सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो बताना है कि कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में या फिर मेटल में तो किस में बढ़ेगा और किस में घटेगा। तो इसमें ना सिंपल हम देख लेते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस से हम इसे देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, अगर आप देखोगे तो मेटल के लिए तो होता है पॉजिटिव, और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस जो है सेमीकंडक्टर के लिए होता है नेगेटिव। और इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि मान लो आपके पास मेटल है, ठीक है, मेटल की शीट है। अगर हमने इसे हीट किया, ठीक है, अगर हमने हीट किया तो आपको क्या लगेगा, आपके हिसाब से तो ये लगेगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तेज मूव करने लग जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे। और टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर तेज मूव करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मेटल की जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। फिर कहोगे आखिर ऐसा क्यों, हम तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हमारे उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो आखिर कंडक्टिविटी क्यों घट रही है। तो इसका सिंपल रीजन है, मान लो हमने यहाँ पर से हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। मान लो इसकी स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन स्पीड बढ़ने के साथ क्या हुआ कि ये आपस में टकराने लगे। ये बहुत ही तेज यहाँ से भाग के गया, इसके साथ टकरा गया, ये भाग के गया, इसके साथ टकरा गया, ये भाग के गया, इसके साथ टकरा गया, या फिर ये भाग के इसके साथ टकरा गया, या फिर ये इसके साथ टकरा गया, ये इसके साथ टकरा गया। तो इतना ज़्यादा इसमें आपस में कोलिजन होता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब अगर ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचना है, तो अगर जो है टेम्परेचर नॉर्मल है तो वो सीधा थोड़े बहुत रास्ते से पहुँच जाएगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इतना ज़्यादा आपस में कोलिजन होता है कि इसका जो आपका का जो रास्ता जाने का होता है ना, तो वो कभी इससे टकराता है, फिर इधर आ गया, इससे टकरा, इससे टकरा, इस तरह से। तो इसी जो है बहुत ही लेट जो है वो दूसरे सरफेस पर पहुंचता है। उसके कारण क्या होता है कि मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है वो घट जाती है और सेमीकंडक्टर की जो होती है वो बढ़ती है। तो ये सिंपल आपका यहाँ पर हो गया। 7 आंसर है हमारे पास, सॉरी 7 क्वेश्चन है, व्हाट इज द सुटेबल मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज। कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारे घर में लगे होते हैं, आप देखोगे कि जहाँ पर भी बिल्कुल जो मेन जो आपका पावर होता है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज लगे होते हैं कि अगर मान लो ज़्यादा करंट आएगा तो वो अपने आप ही वो उसकी जो वायर होती है वो गल जाती है, और गलने के बाद क्या होता है वहाँ से फिर जो है करंट पास नहीं होता। तो हमारे घर में और जितने भी आपके जो टीवी हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी लगा हुआ है, तो वो जो है ख़राब नहीं होगा, वो उस तरह से फ्यूज़ नहीं हो जाएगा। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाते हैं। वो बना होता है किस चीज़ का, टिन लेड एलॉय का बना होता है, क्योंकि ये हल्के से थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ाने पे ये तुरंत ही गल जाता है और वहाँ से आपका जो है वो टूट जाता है। 8वां एट टेम्परेचर 0 केल्विन जर्मेनियम बिहेव है। तो जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, क्योंकि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ये सारे क्या हैं आपके जो है सेमीकंडक्टर में आते हैं। तो जर्मेनियम भी एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि अगर आपने टेम्परेचर को बिल्कुल ही माइनस करते 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 0 केल्विन, 0 केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस, आप इतना पर पहुंच जाओगे ना, तो क्या होगा, बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो नहीं करेंगे, कोई भी करंट उससे पास नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह जंप भी नहीं कर पाएगा। वो क्या होता है, बिल्कुल एक तरह से इंसुलेटर का काम करने लग जाता है। तो कोई भी सेमीकंडक्टर है, अगर आप उसे 0 केल्विन पे ले जाओगे तो वो आपका सेमीकंडक्टर की तरह काम करने लगेगा।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको गिवन है कैपिटल ई, करंट डेंसिटी दिया हुआ है जे और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है के, इनके बीच में आपको रिलेशन बताने हैं। इसके बेस पर ना आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। मान लो आपको दे दिया कि करंट डेंसिटी दे दिया और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई और आपसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पूछ दिया, या फिर आपको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है और आपसे करंट डेंसिटी पूछ लिया, या फिर आपसे करंट इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी दे सकते हैं, ये दोनों दे सकते हैं, कुछ भी दो चीज़ दे देंगे, एक चीज़ आपसे पूछेंगे। तो इसका फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी इनटू में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दैट इज ई इज इक्वल टू जे के। ठीक है, फिर 10 है हमारे पास, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई इन ओम्स लॉ ओबेड, कि ओम्स लॉ ओबेड में वीडी जो होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो आपको पता है वीडी का जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस तरह से है। तो आपको यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस ई टॉ बाई एम, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ से आप देख सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो ई के इक्वल है, मतलब वी डी जो है वो ई के इक्वल हो जाएगा। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी, दैट इज वी डी इज इक्वल टू ई। फिर आपका 11 है कि द स्पीड एट विच द करंट ट्रेवल इन कंडक्टर, कि जो आपके जो है कंडक्टर के अंदर जो है करंट की स्पीड क्या होती है वो आपको बतानी है। तो करंट की स्पीड कंडक्टर के अंदर उतनी ही लगभग होती है जितनी आपकी जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उतनी ही आपका जो है करंट भी ट्रेवल करता है किसी कंडक्टर के अंदर। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 12 में हमें गिवन है कि इन फॉलोइंग फिगर शोज करंट इन पार्ट ऑफ, यहाँ पर आपको करंट दिखाया गया है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ आई, ये जो आई है इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि आखिर क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपको पता होगा किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जितना करंट इन होता है उतना ही करंट आउट होता है। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि इसमें से कौन कौन सा करंट इन है और कौन कौन सा करंट आउट है। तो आप देखोगे कि ये करंट जो है वो इन है और ये भी इन है, ये आउट है, ये आउट है, ये भी आउट है और ये भी आउट है। मतलब 4 तो बाहर की तरफ जा रहे हैं और 2 करंट अंदर आ रहा है। तो अंदर कौन कौन से आ रहे हैं 3 प्लस में 1.5, बाहर कौन कौन से जा रहे हैं 0.5 आपका जा रहा है ये वाला, फिर आपका जा रहा है 2.5 जा रहा है और आपका जा रहा है आई जा रहा है और प्लस में आपका जा रहा है कौन सा 1.2। इतनी चीज़ें आपके जो है वो बाहर जा रही है। अब आपको इसे सिर्फ सॉल्व करना है, मतलब इधर जो है आपका आ जाएगा 4.5, जब आप इसे सॉल्व करोगे 0.5 2.5, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 3, तो आपका 3 आ गया, ये आ गया 3 और ये 4, तो 4.2 हो गया। 4.2 प्लस में आई, अब यहाँ से जब आई की वैल्यू निकालोगे तो 4.5 माइनस 4.2, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 0.3 एम्पियर। मतलब इस आई की वैल्यू जो है वो 0.3 एम्पियर करोगे। अगर ये 0.3 एम्पियर होगा यानी कि जितना जो इन होगा उतना ही आपका आउट भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3 एम्पियर। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज हाफ, द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज हाफ इट्स रेसिस्टेंस विल बी, कि हमारे पास कंडक्टर दिया है उसका रेसिस्टेंस हमने आधा कर दिया, तो रेसिस्टेंस के साथ क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आपको पता है R इज इक्वल टू क्या होता है रो L बाई ए। ठीक है, अगर L जो है वो हम हाफ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम L को हाफ कर रहे हैं तो नया R डैश क्या हो जाएगा रो L बाई ए इंटू में 2, और ये जो है वो किसके बराबर है R के बराबर है, तो R डैश हो जाएगा R बाई 2। मतलब जितना शुरू में रेसिस्टेंस था उससे आधा हो जाएगा, मतलब कि क्या क्या हो जाएगा हाफ हो जाने वाला है। तो ये थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्योंकि आपको अगर ये सिंपल लग रहे हैं ना तो इसी टाइप के आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा कि हाँ भाई एक बहुत ही क्यूब बना दिया उससे 3 रेसिस्टेंस हटा दिए, फिर आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, या टोटल हर एक पर आप अलग अलग से आपका पोटेंशियल ड्रॉप बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगले चैप्टर में।